हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत की आणविक आधार। इस क्रम में हमने डीएनए आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ा, अनुलेखन के बारे में पढ़ा, कोडांस के बारे में पढ़ा। कोडांस के बारे में हमने पढ़ा कि ये जीन कहलाते हैं, मतलब ट्रिपलेट का कोड होता है जो जीन कहलाते हैं, जो डीएनए पर प्यूरिन और pyrimidine क्षारकों, नाइट्रोजनस क्षारकों से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता है। निश्चित क्रम में ये जो है वो एक के बाद अल्टरनेट तीन का समूह बना लेते हैं, जिसे त्रिक कोडान कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट क्या होता है, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड क्या होता है। जीन और डीएनए के बीच में आपसी संबंध को उत्परिवर्तन के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। हमने ये तो पढ़ा है ना कि डीएनए पर जीन्स जो है वो ट्रिपलेट कोड में है। अब हमने चैप्टर 5 में उत्परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में भी पढ़ा था। उत्परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए पर स्थित जीन का जो क्रम है उसमें किसी भी कारण से, चाहे पर्यावरणीय कारणों के कारण या मेडिसिन्स के कारण या अल्ट्रावायलेट रेस के कारण या किसी भी वजह से, है ना, जो क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय सडनली अगर कुछ चेंज हो जाता है, निश्चित क्रम में एक है और उसमें अगर कोई चेंज हो गया, कोई बीच का एक हट गया या उसमें जुड़ गया, एक से ज्यादा हट गया, जुड़ गया, तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उसमें चेंज हो जाता है ना। यानी एक डीएनए के खंड में लोपन या पुनर्योजन के प्रभाव के कारण उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसके कारण उनसे बनने वाला जो एंजाइम का फॉर्मेशन है उसमें चेंजेस आता है, प्रोटीन के संश्लेषण में चेंजेस आता है, आरएनए जो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसे जीवों में उससे संबंधित चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो शरीर की संरचना के संबंध में हो या शरीर क्रियात्मक संबंध हो, जो भी हो उसमें चेंज आ जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि हो जाती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट से वैलिन में परिवर्तन होने का उदाहरण हमने पढ़ा था। हसियाकार अरक्तता का उदाहरण हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखला होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो दूसरे बीटा श्रृंखला के 7वें स्थान पर ग्लूटामिन के जगह वैलिन आ जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का आकार जो है वो दात्रकार हसिया के आकार का हो जाता है या अर्धचंद्राकार हो जाता है। तो इस प्रकार अगर एक भी उसमें जुड़ गया या उससे विलोपित हो गया तो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कार्य को, प्रोटीन संश्लेषण को ये चेंज कर देता है ना। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला रोग दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में हम एक उदाहरण के द्वारा, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। इस कथन पर ध्यान दो जो निम्न शब्दों से बना हुआ है। 3 वर्ण अक्षर अनुवांशिक कूट है ना, RAM HAS RED CAP, इससे बन रहा है राम हैज रेड कैप। ठीक है, इसको अगर आप अनुवांशिक कूट के रूप में लेना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे UAC है ना, U, इस टाइप का हम इसको अनुवांशिक कूट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। तो ये शब्द बना है राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब इसमें से हम कोई भी एक अक्षर इसमें डाल देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें, जैसे हैज और रेड के बीच में हमने बी डाल दिया, ठीक है। तो अब ये तो चूंकि ट्रिपलेट कोड है और बिना कॉमा का है और ये बनते चले जाता है, 3 का ही समूह बनाएगा हमेशा, है ना। तो अब ये क्या हो गया, राम हैज BRE कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, DCA और एक P जो है वो अलग हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसमें 2 शब्द जोड़ दें B और I, तो ये बन जाएगा राम हैज BIR EDC एंड AP। 3 शब्दों को जोड़ने से G अगर हम इसमें और जोड़ दें तो राम हैज बिग रेड कैट, ठीक है। तो इस प्रकार अभी ट्रिपलेट कोड का तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे 3 का बीच में एक जुड़ने से 3 वो जो है
डिस्टर्ब हो जाता है और अलग टाइप का कोड इसमें बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए RED रेड जो है वो एलेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा था, तो BRE हो गया, ये जो है वो दूसरे प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन कर देगा। BIR जो है वो दूसरे प्रकार का एंजाइम कर देगा और BIG जो है वो एक तीसरे प्रकार का एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, यानी पूरी क्रिया बदल गई। इसी प्रकार विलोपन का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर राम हैज रेड कैप है, रेड में से R को हम हटा दें तो ये बन जाएगा राम हैज EDCAP। इसी प्रकार अगर हम RE दो शब्द को हटा दें तो ये बन जाएगा राम हैज DGAP। और अगर हम RED तीनों को हटा दें तो ये बन जाएगा राम हैज कैप। तो आई थिंक कि इसको आप अनुवांशिक कूट के रूप में समझ गए होंगे कि किस प्रकार किसी एक नाइट्रोजनस क्षारक का जुड़ने से या विलोपित होने से उसका पूरा कोडान चेंज हो जाता है। और अगर कोडान चेंज हुआ तो उससे बनने वाला आपका अमीनो अम्ल जो है वो चेंज हो जाएगा। और एक श्रृंखला में मान लो 20 अमीनो अम्ल की श्रृंखला है जो एक प्रोटीन को बना रही है, उसका एक निश्चित क्रम है, उसमें हमने बीच में एक अमीनो अम्ल चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली उस प्रकार का प्रोटीन जो हमने बनाना चाहा था या बनाया है ना, वो नहीं बन पाएगा। तो इस अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि एक या दो क्षार के निवेशन या विलोपन से निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार यानी रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन अथवा विलोपन से एक या अनेक कोड, इसी के अनुसार एक या अनेक अमीनो अम्ल का वाचन प्राधार इस बिंदु के आगे अपरिवर्तित रहते हैं। देन नेक्स्ट है अंतरण RNA अनुकूलक अणु, ट्रांसफर RNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से ही कूट के पढ़ने और उसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती है जिससे कि इस कूट को विशेष ढंग से पढ़ा जा सके। इसके अनुसार एक अनुकूलन अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है और दूसरे तरफ इसे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। अंतरण RNA जिसे विलेय RNA भी कहते हैं के बारे में जानकारी अनुवांशिक कूट के पहले थी, फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी मिल पाई। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रांसफर RNA अनुकूलक अणु, ट्रांसफर RNA के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर RNA जो है वो कोशिका द्रव्य से या जीव द्रव्य से यहाँ पर जो भी मैसेंजर RNA में कोड है ना अमीनो अम्ल के फॉर्मेशन के लिए, उसका अपोजिट वाला नाइट्रोजनस क्षारक को यहाँ पर पकड़ कर लाता है, ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ पर मैसेंजर RNA में AGU है तो ट्रांसफर RNA जो है वो इसका अपोजिट UCA, ठीक है, यहाँ पर जो है वो राइबोसोमल इकाई होती है जिससे मैसेंजर RNA जुड़ जाता है और वो उस राइबोसोमल इकाई में ट्रांसफर RNA जो है वो UCA अमीनो अम्ल को ला दिया। अब ये जो है वो रेल के डिब्बे की तरह जुड़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो है वो पटरी में आगे बढ़ गया और पीछे का कोडान के लिए ट्रांसफर RNA ने कोड ला दिया, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पर पीछे के कोडान के लिए ट्रांसफर RNA ने कोड ला दिया। तो ये ट्रिपलेट का कोड जो है वो रेलगाड़ी के डिब्बे के जैसे, मालगाड़ी के डिब्बे के जैसे आगे बढ़ते चले जाता है राइबोसोम के दोनों यूनिट से और एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला जो है वो कंप्लीट होती है। तो अंतरण RNA में एक प्रतिकूट या एंटीकोडान फंदा होता है, ये हम देख पा रहे हैं। इसके लिए ये एंटीकोडान मतलब इसके अगेंस्ट वाला नाइट्रोजनस क्षारक को ट्रांसफर RNA ला रहा है। तो एक प्रतिकूल एंटीकोडान फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं और इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। ये जो है वो अमीनो अम्ल के लिए, जैसे यहाँ पर UCA जो है वो सेरेनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है, उसके लिए ये आवश्यक कोडांस को कोशिका द्रव्य से या जीव द्रव्य से पकड़कर लाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण RNA
होते हैं। जैसे मान लीजिए एलेनिन है तो उसके लिए अलग प्रकार का ट्रांसफर आरएनए होगा, सेरेनिन के लिए अलग है, टायरिन के लिए अलग प्रकार का आपका जो ट्रांसफर आरएनए है वो होगा, और ये इनको पकड़ कर लाते हैं। इससे ये अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है, जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि प्रारंभक आरएनए क्या होता है। कोडान को प्रारंभ करने वाला है ना, मेथियोनिन से प्रारंभ होता है और उसका कोड हमने आपको बताया था। तो रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। जब इसको बंद करना रहता है ना, प्राण का समापन करना, रोध मीन्स ऐसे अमीनो अम्ल जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं होता है, तो उनको रोध प्रकूट कहा जाता है। इसके लिए कोई आरएनए नहीं होता है। और यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है आपका, है ना, इसमें अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना को दर्शाया गया है, जो कि एक तिपैया फ्लावर की पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए एक सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम ऐसा देखें इसको, है ना, उल्टा एल, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्थानांतरण या रूपांतरण ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे।